प्यारे बच्चों, बिल्हाटिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए प्रत्येक विषयों के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र के 4 सेट जारी किए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का सेट के सभी प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। ये हल भी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। ये है अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान सेटा के सारे प्रश्नों के उत्तर। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? कथन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बांध विस्थापित से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, स्विट्जरलैंड। प्रश्न 3, गिरमिट से तात्पर्य था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, एग्रीमेंट। प्रश्न 4, श्रीलंका की राजधानी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन कोलंबो। प्रश्न 5, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न 6, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, तमिलनाडु। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, एल्यूमीनियम का कच्चा माल है। इसका सही उत्तर है बॉक्साइट। प्रश्न 2, गॉड सेव अवर नोबल किंग का राष्ट्रगान है। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां हैं। इसका सही उत्तर है आर्थिक गतिविधियां। प्रश्न 4, भारत में पर आधारित सामाजिक विभाजन है। इसका सही उत्तर है जाति। प्रश्न 5, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से की गई है। इसका सही उत्तर है हरियाणा। प्रश्न 6, लोकतंत्र का मतलब है का शासन। इसका सही उत्तर है बहुतों। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के सही जोड़ियां बनाइए वाले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 3, सही जोड़ियां बनाइए। 1, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा है। 2, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर पार्क से संबंधित है। 3, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। 4, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी से संबंधित है। वी, वाणिज्य राज्य सूची का विषय है। 6, प्राकृतिक पत्तन मुंबई में है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। आई, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली। इसने कितनी दूरी तय की थी? इसका सही उत्तर है 34 किलोमीटर। 2, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? आचार्य विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे जी को। 3, एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखिए। कोच्चि। इसका सही उत्तर है कोच्चि। 4, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता किसका कथन है? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी का कथन। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना अर्थात नोटबंदी। 6, न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 के सत्य या असत्य वाले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं।
प्रश्न 5 सत्य या असत्य लिखिए। 1. वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यह कथन सत्य है। 2. वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। यह कथन असत्य है। 3. स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थीं। यह कथन असत्य है। 4. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। यह कथन असत्य है। वी. काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं। उत्तर यह कथन असत्य है। 6. आयात पर कर टैक्स व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। यह कथन सत्य है। प्रश्न 6 संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर 1. मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन संसाधन कहलाते हैं। 2. इनमें प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 6 अथवा मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दें। उत्तर 1 बांध, 2 सौर संयंत्र, 3 पवन ऊर्जा संयंत्र, 4 मशीनें। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 7 औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे? उत्तर औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासकों ने संसाधनों का उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 7 अथवा नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर 1 नवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और ये कभी खत्म नहीं होते। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन आदि। 2 अनवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे धातुएं तथा जीवाश्म ईंधन। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 8 भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतः निर्भरता की वृद्धि से है। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 8 अथवा रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर रेशम मार्ग प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था क्योंकि विश्व का ज्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। इस मार्ग द्वारा व्यापार के सिवाय किसी एक प्रदेश के ज्ञान, धर्म, संस्कृति और दौलत के बारे में दूसरे प्रदेशों को पता चला तथा उनका आदान प्रदान हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशम मार्ग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ था। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 9 औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। क्यों? उत्तर क्योंकि मशीनें महंगी होती थीं और उनकी मरम्मत में भी काफी खर्च लगता था। इसलिए व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। आविष्कार को या निर्माताओं के दावों के विपरीत नई मशीनें बहुत कुशल भी नहीं थीं। इन सब समस्याओं के कारण ही व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 9 अथवा महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया? उत्तर स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन के हथकरघा कारीगरों को लगने लगा कि इस नई मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा। इस मशीन को वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे। इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए और तोड़फोड़ किया। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 10 एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। उत्तर कृषि आधारित उद्योग कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग आदि।
आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 10 अथवा उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। उत्तर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 11 क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? उत्तर आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन कई नजरिए से उपयोगी है। इस विभाजन से अर्थशास्त्रियों को किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं और अवसरों को समझने में मदद मिलती है। इससे मिली सूचना के आधार पर सरकार को समाज कल्याण के कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। इसलिए आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन हमारे लिए उपयोगी है। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 11 अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीयक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 12 विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर। विदेशी व्यापार। एक विदेशी व्यापार का तात्पर्य दुनिया के 2 देशों के बीच माल, सेवाओं और पूंजी के व्यापार से है। विदेशी निवेश। एक विदेशी निवेश से तात्पर्य देश के बाहर स्रोत से किसी कंपनी में किए गए निवेश से है। विदेशी व्यापार। 2 विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण। विदेशी निवेश। 2 पूंजी, प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के रूप में अतिरिक्त निवेश। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 12 अथवा वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। उत्तर वैश्वीकरण के दोष, हानियां एवं दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। 1 आर्थिक असंतुलन। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। 2 देशी उद्योगों का पतन। 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। 4 बेरोजगारी में वृद्धि। 5 राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात। 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। 7 आर्थिक परतंत्रता। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 13 रेल परिवहन का महत्व लिखिए। उत्तर रेल परिवहन का महत्व निम्नांकित है। 1 भारी सामान ढुलाई की सुविधा। रेल यातायात द्वारा भारी सामान को आसानी से ढोया जा सकता है, जबकि सड़कों द्वारा यह संभव नहीं होता है। 2 मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक। रेलों द्वारा शीघ्रता से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इससे देश में वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता कायम रहती है। 3 निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन। देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं को बंदरगाह तक पहुंचाने में रेलों का अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक योगदान रहता है। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 13 अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? उत्तर व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना है, और जब यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 14 भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? उत्तर मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विफलता हो जाती है, और अगर कृषि सिंचाई करके की भी जाती है तो इसमें बहुत लागत आती है। उपरोक्त कारणों से भारत में किसानों का भविष्य अंधकारमय है। यही कारण है कि भारतीय किसान नहीं चाहते कि उनका बेटा किसान बने। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 14 अथवा रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर लिखिए। उत्तर
रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, जबकि खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ सितंबर से अक्टूबर के बीच बोई जाती है। रबी की फसल गेहूं, जौ, चना आदि हैं, जबकि खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 15, पवनहंस क्या है? इसके कार्य लिखिए। उत्तर, पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये कंपनी अगम्य व दुर्लभ भूस्थलों पर सेवाएं देने के अलावा ये कई राज्य सरकारों को विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में सेवाएं प्रदान करता है। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 15, अथवा भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। उत्तर, 1 हल्दिया इलाहाबाद गंगा जलमार्ग, 2 सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र जलमार्ग। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 16, मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रचीं। यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता दर काफी कम थी, ऐसे में मुद्रित सामग्री को व्यापक पहुंच बनाने के लिए अनपढ़ लोगों को मुद्रित सामग्री में लोकगीत तथा लोकगाथाओं को गाकर सुनाया जाता था ताकि निरक्षरों में भी मुद्रित सामग्री के प्रति रुचि पैदा की जा सके। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 16, अथवा मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुद्रण संस्कृति ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों को बढ़ावा दिया। उनके लेखनों ने पूर्णतः परंपरा, अंधविश्वास तथा निरंकुशवाद की आलोचना की। उन्होंने चर्च के पवित्र अधिकारों तथा राज्य की निराशाजनक शक्तियों पर हमला किया और इस प्रकार पारंपरिक आधार पर दिए गए आदेशों की वैधता को समाप्त कर दिया गया। वॉल्टेयर और रूसो को व्यापक रूप से पढ़ा और समझा भी गया। जानकारों, आलोचकों तथा तर्कपूर्ण रूप से देखने वाले लोगों द्वारा सभी मूल्यों, मानदंडों और संस्थाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसलिए सामाजिक क्रांति के नए विचारों का जन्म हुआ। 1780 के दशक तक साहित्य ने राजशाही तथा उसकी नैतिकता को मजाक बनाया और जमकर आलोचना की। फलस्वरूप आम जनता में राजतंत्र के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण भावनाओं का विकास हुआ। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 17, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? उत्तर, महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। इसमें गांधी जी प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 17, अथवा 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? उत्तर, मुद्रण संस्कृति का भारत की गरीब जनता पर भी असर पड़ा। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थीं, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। गरीबी, जातीय भेदभाव व अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत सुधारक लिख रहे थे। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 18, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। उत्तर, पारिस्थितिक या परितंत्र यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सभी ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। एक छोटा तालाब या कुआं से लेकर पूरा पृथ्वी पारितंत्र हो सकता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता। मानव, दूसरे जीवधारी तथा पेड़ पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वायु, जल, अनाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता तथा पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं।
प्रश्न 18 अथवा भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। वन देश के एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इनसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अतः वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए। 1. वृक्षारोपण। वनों का विस्तार ही वनों का सर्वोत्तम संरक्षण है। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित 33% वन भूमि के लिए ठोस प्रयास किया जाना है। वन विहीन पहाड़ों, पठारों एवं अन्य खाली क्षेत्रों में वृक्षों का रोपण किया जाना चाहिए। 2. वनों की कटाई पर रोक। वनों की कटाई पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए। प्राकृतिक वनों को काटे जाने पर उनके स्थान पर शीघ्र पनपने वाले वृक्षों को लगाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में वनों को काटकर खेती करने की प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी है। 3. वनों को आग से बचाना। वनों में आग लगने की समस्या सामान्य हो गई है, अतः वनों में अग्निशमन के लिए आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार किया जाना चाहिए। 4. परिवहन के मार्गों का विकास। वनों को सुरक्षित रखने के लिए जंगली क्षेत्रों में सड़कों का विकास तथा संचार के साधनों का विकास करना नितांत आवश्यक है। इससे वनों को सुरक्षित रखने में शासन को आसानी होगी। 5. वानिकी विकास। वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए परंपरागत वानिकी के अतिरिक्त कृषि वानिकी, विस्तार वानिकी, रक्षा पंक्ति वानिकी के साथ साथ सामाजिक वानिकी विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 19 भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए। उत्तर भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है क्योंकि 1. भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पर सरकारें हैं। 2. भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। 3. प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं। 4. संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। 5. सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार। 6. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना। 7. वित्तीय स्वायत्तता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 19 अथवा भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। उत्तर जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इस संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। 1. ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करें। 2. कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। 3. पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। 4. अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां के आबादी के अनुपात में होगा। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 20 उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है? उत्तर उधारदाता उधार देने समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 20 अथवा मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आई, समझाइए। उत्तर वस्तु विनिमय प्रणाली के सबसे बड़ी कमी दोहरे संयोग का अभाव है।
इसे मुद्रा के इस कार्य से दूर कर दिया है। अब यदि एक वस्त्रों का विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा चावल विक्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो बदले में वस्त्र चाहता है। वह वस्त्र बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 21, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है? उत्तर, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का महत्व। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ हुआ था और यह असहयोग आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी तीव्र गति से विस्तार हो रहा था। आम जनता भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थी। तभी फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ दरोगा को जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते कि अहिंसक आंदोलन हिंसक हो जाए। क्योंकि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है, इसके बाद अंग्रेज सरकार दमनात्मक कार्यवाही अपना सकती है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से उसकी काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई और देश के अनेक नेताओं ने महात्मा गांधी की आलोचना की। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 21, अथवा गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए? कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई? उत्तर, गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि जमींदार राजस्व मांग को कम करने में रुचि नहीं रखते थे। कई लोगों के पास किराए की जमीन थी। मंडी और घटती नकद आय के कारण वे किराए का भुगतान नहीं कर सके। कांग्रेस गरीब किसानों को पूर्ण समर्थन नहीं दे सकी क्योंकि उन्हें लगा कि अमीर किसान और जमींदार परेशान होंगे। कांग्रेस ज्यादातर जगहों पर नो रेंट अभियान का समर्थन करने को तैयार नहीं थी। इसलिए गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 22, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। हम गैरदलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं। चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 22, अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए।
उत्तर। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अपनी विशेष भूमिका होती है। ये लोकतंत्र में अपनी भूमिका निम्नलिखित रूप से अदा करते हैं। 1. राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत हो। 2. ये राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। 3. राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 4. राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधा के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। 5. राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। 6. चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार वे सरकार पर अंकुश रखते हैं। 7. राजनीतिक दल जनता को अपने भाषणों के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचित कराते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। 8. सरकारी दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। 9. राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, जिनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। आइए अब हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 23 अथवा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित किया गया है, जिसे आप निम्न मैप में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।